नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो एक बार फिर से सर का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के साथ। सर, हिमाचल प्रदेश के मंडी और उसके साथ लगते कई जिलों में कई जगह पर बादल फटे, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हो गए, बहुत सारी मौतें हो गई हैं। तो आप मौसम के इस कहर के बारे में क्या कहेंगे, क्या विचार है आपके? पहले तो हिमाचल प्रदेश में मंडी विशेष रूप से हमने कहा, वैसे कुल्लू मनाली इस तरफ ही है। मंडी अकेले में 14 बादल फटे और 11 तो एक दिन ही फटे। और अभी बारिश, अभी अगले 2-3 दिन उन्होंने फिर बोला कि भारी बारिश होने की है। इस समय जो बेघर हुए, 500 घर ध्वस्त हो चुके हैं, बेघर हो चुके लोग, 70 के करीब लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों जैसे अपने घर लापता हो चुके हैं। राहत कार्य चल रहे हैं, सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार भी, राष्ट्रीय जो सब है संगठन वो भी लगे हुए सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से। और सरकार ने 5,000 रुपये महीना जो बेघर हुए हैं उनको किराया देने के लिए मासिक घोषणा की है। तो ये एक त्रासदी है। मैं समझता हूँ कि ये पहले भी, जो अगर पिछले अतीत में कुछ वर्षों जाते तब भी हुई थी, बादल फटे थे। और ये सारा ये कुदरत का कहर, जो आसमानी आफत हम कह सकते हैं। पर ये आसमानी आफत कहने से हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। देखिए, इसमें मानव स्तर की भी गलतियाँ हैं। वो गलतियाँ इस हिसाब से कि जब ये बादल फटे तो इसमें जो ईंधन है उसमें टन लकड़ियाँ ऊपर जंगल से कहीं बह कर आई हैं। इसका मतलब वहाँ पे वनों की अवैध कटाई हो रही थी। वो अवैध कटाई जब टनों लकड़ियाँ गिरी नहीं थी और एक साइज की गिरी है, तो इसका मतलब एक सरकारी विभाग के साथ मिलकर किसी ने किया। तो जब वन कट रहे हैं तो उसका पर्यावरण पर असर तो पड़ेगा। एक दूसरा जो खनन है, अवैध खनन, वो भी चलता है। तीसरी बात जो चलता है, जो निर्माण के कारण, चाहे वो सरकारी हैं चाहे निजी हैं, निर्माण कार्यों में जो ध्यान रखना चाहिए पहाड़ी की जो स्वरूप को देखकर, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। दूसरी बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, जो सामग्री का इस्तेमाल है, वो भी मैं समझता हूँ कि कुछ चाहिए, ताकि वो जब भी थोड़ा सा भी झटका लगता तो सारा कुछ हिल जाता। भ्रष्टाचार जो इतना सारा कुछ है, तो ये सारी बातें मिलाकर ये एक त्रासदी को और बढ़ा देती है। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार को भी ये चाहिए, प्रदेश सरकार, जो शहरों में बढ़ता दबाव, वहाँ पर निर्माण जो एक पर्टिकुलर जो शहर है उन पर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नए शहर साथ में 10 और 15-15 किलोमीटर के 8-10 किलोमीटर बसाए जाए, ताकि एक पहाड़ी या एक क्षेत्र पर दबाव ना बढ़े, निर्माण का भी, सड़कों का भी, सारा कुछ। अब स्थिति ये हो कि वहाँ पे 300 सड़कें खराब होगी, इसी तरह 300-350 के ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, 700-800 की कोई उनकी योजनाएं, जो जल योजना थी, वो प्रभावित हो चुकी है। तो जो बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं वो ये प्रभावित हो गई, तो उसमें महिला बच्चों इनका क्या स्थिति होगी। आप घर बार भी गए, काम भी गए, तो सड़कों पे आ गई एक तरह। तो ये त्रासदी अगर रोकनी है तो एक तो प्रकृति का है, दूसरा मानव भी है। मानव को अपने स्तर पर भी वहाँ पे जो समाज है, सरकार है, उनको एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम जब निर्माण करने जा रहे हैं, या जिस सामग्री का इस्तेमाल करने, या जो अवैध खनन हो रहा है, या वृक्षों की कटाई हो रही है, उसके प्रति सचेत होने की, ये ताकि भविष्य में फिर इस तरह के साथ। अब इस समय दूसरी बात जो है, उसमें केंद्र सरकार राज्य के साथ थोड़ा बहुत वो तालमेल तो है, पर साथ में आरोप भी लग रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष की राजनीति चल रही है। इस दुखद घड़ी में मैं समझता हूँ कि इनको राजनीतिक पार्टी स्वार्थ से ऊपर उठकर राहत कार्य में प्राथमिकता देनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, ताकि जो जिनका सब कुछ लुट गया, जिनका घर परिवार उजड़ गया, उस तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि अपनी राजनीतिक। तो ये दुखद है। बाकी जो जिनके साथ बीता है उनके साथ हमदर्दी है, सहानुभूति है।
यही ये परमात्मा प्रार्थना है कि सरकार को सुबुद्धि और समाज को भी दे और जल्दी वो अपने अपने घरों में कार्य में काम कर सके। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। सर, आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में कई बदलाव किए, विशेष रूप से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने को लेकर राजनीति करवाई हुई है। तो इस पर आपके विचार क्या हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो प्रस्तावना है ना, संविधान के मूल जो भाव है उसको दर्शाती है। बिल्कुल सर। और शायद ही किसी अंतर्राष्ट्रीय पर अगर नजर मारो तो शायद ही किसी देश ने अपने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया हो। अब ये जो संविधान बना हमारा, ये इसको बनाने में देखिए जो संविधान सभा बनी उसने 1947 में संविधान समिति बनाई जो उसका प्रारूप तैयार करे संविधान का। उसके मुखिया थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1947 और 1948 एक साल उन्होंने लगाया, उनके समिति ने प्रारूप तैयार कर मसौदा तैयार हो गया। 1948 को उन्होंने मसौदा अपना दिया संविधान सभा को। तो संविधान सभा ने एक साल लगाया उस प्रारूप को चर्चा करने के लिए, और वो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने स्वीकृत किया और 26 जनवरी 1950 में उसको लागू कर दिया। और इस संविधान सभा में कुल 299 थे सदस्य, जिसमें 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, बाकी एक एक सदस्य था डिफरेंट पार्टियों का, या कुछ आज़ाद भी थे। तो उसमें ये 2 वर्ष 11 महीने और कुछ दिन 18 दिन थे शायद, उसमें 166 बैठकें हुई। और उस बैठकों में, इस सभा में भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का प्रस्तावना में जगह देने के लिए बहस हुई। बहस होने के बाद इन शब्दों को नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान में अपने आप में जो हमने दिया है, मौलिक अधिकार दिए, अभिव्यक्ति की दी, धार्मिक स्वतंत्रता दी, समता का अधिकार दिया, न्यायपालिका स्वतंत्र दी और ऐसे, तो वो अपने आप में ही है। और हम समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष रह के भारत के भविष्य को बांधना नहीं चाहते किसी विचारधारा के साथ या किसी लड़के। हम भारत के लोग हैं, पर प्रस्तावना में पहले तो डॉक्टर भीमराव ने उसको इनकार कर दिया। अब 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, भारत की अखंडता, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए। तो अब इसके पीछे क्यों किए और किस स्थिति में किए, ये बड़ा आज बहस चल रही है सारे देश में कि अगर इनको हटाया गया तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो करेंगे संविधान के। और प्रश्न है कि ये आए क्यों और किस स्थिति में आए। आपातकाल लगा हुआ था 1976 में, देश में इमरजेंसी थी, जो विपक्ष के जितने नेता थे या जो भी, मैं ऐसे कहता हूँ कि सरकार के विरुद्ध जो बोल रहे थे वो सब जेलों में बंद थे। और प्रस्तावना एक बड़ा मुद्दा था, उसमें जो छेड़खानी या उसमें जो किया जाए, ये 2 शब्द जो आए जो मूल रूप में जिस पर आज चर्चा चल रही है आजकल, वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। समाजवादी तो मैं समझता कि इंदिरा गांधी ने उस समय जो वामपंथी विचारधारा थी, रूस के साथ संबंध भी था रशिया उस समय, तो समाजवादी जो वामपंथी और समाजवादी जो इस दिशा को उन्होंने नारा दिया था अतीत में कि गरीबी हटाओ, उस विचारधारा से वामपंथी लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये समाजवादी शब्द जोड़ दिया। दूसरा शब्द आ गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, किस देश का इस धर्म कोई धर्म नहीं है। इसके क्या होगा कि ये अल्पमत जो है मुस्लिम और ईसाई, इनके मतदाता को खुश करने के लिए ये शब्द जोड़ दिए गए। अब इस धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से क्या हो गया, परिणाम क्या निकला कि विश्व में जो भारतीय संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी, या उसको हिंदू संस्कृति भी कह रहे हैं, उसको लेकर जो बात उठे या जब कोई मांग करे तो उसको सांप्रदायिक कहना शुरू कर दिया। ये राजनीतिक एक साजिश मैं समझता हूँ, जिसमें हिंदुत्व और हिंदू शब्द के साथ एक सांप्रदायिक शब्द जोड़ दिया गया और राजनीतिक रूप से उसको संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ के उसको कर दिया। तो ये चीज़ें आज, फिर इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि 1978 में जब
जब जनता सरकार आ गई 70 में, जनता सरकार आ गई, तो उसने क्यों नहीं बदला? उन्होंने बाकी संशोधन जो 42 में थे वो खत्म कर दिए, ये रह गया। मैं उसका समझता वो उसका भी राजनीतिक कारण है कि वो खिचड़ी सरकार थी, उसमें वामपंथी भी थे, दूसरे भी थे, सारे वो तो इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े थे, आपातकाल के विरोध में खड़े। गठन एकदम जयप्रकाश नारायण ने उस समय बनाई, तो ये सरकार खिचड़ी सरकार उसको कहते थे कि बन गई, तो बनकर उनके पास ये प्रस्तावना करने के लिए हिम्मत नहीं, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। बिल्कुल। तो 80 में वो टूट गई सरकार, फिर कांग्रेस आ गई, तो उसके बाद ये शब्दों पे विचार आज फिर अगर उठा है, उसमें देखने वाली बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता की बात या समाजवादी की बात है, इस पे बहस चर्चा इसलिए होना चाहिए। मैं शब्दों को लेकर नहीं कह रहा कि उसकी किन परिस्थितियों में और किस भावना से, किस नीयत से, इस पे तो बहस होनी चाहिए ना। और समाजवादी, आज समाजवाद दुनिया में नहीं की नजर आ रहा, तो समाजवाद अपने आप को बांधने की क्या जरूरत है? पंथ निरपेक्ष संविधान में हम तो सर्वधर्म की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव, ये भारत का सनातन की एक बुलंद आवाज है, इस बात पे हम चलते हैं, सबका भला, सबकी सुख, सबकी निरोगी, ये सब मानते हैं उसमें। तो ये भावना जो सनातन की भावना को दबाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति बनाने की, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। इस पे जो करना फैसला वो संसद ने करना, आम आदमी नहीं करना। तो बहस तो होनी चाहिए। उस समय आपातकाल में जब 166 पहले हुई, 2 साल वहां पे बहस हुई, वो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इन शब्दों को महत्वता नहीं, डिस्कशन तो तब भी हुई, तो ये बिना विचार किए लाए गए, तो इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि देखना था। तो देश के भाव को या बहुमत की, मैं समझता हूँ कि देश का बहुमत की भावनाओं से खिलवाड़ है, और उसके साथ हिंदुत्व के साथ उसको इन शब्दों ने उसका विकल्प दे दिया कि वो सांप्रदायिक है। जो कट्टरपंथी है, जिनके जो शरिया की बात करते हैं, जो अपने एक पंथ की बात करते हैं, एक किताब की बात करते हैं, वो आज उस धर्म को सांप्रदायिक कह रहे हैं, समाज को सांप्रदायिक कह रहे हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। तो ये एक, मैं समझता राजनीतिक, तभी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, जगदीश धनखड़ के, ये नासुर की तरह संघ के भी जो हौसला बोले, जो अधिकारी हैं, उन्होंने बोला, उसके बाद मंत्रियों ने बोला, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पे चर्चा तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। फैसला जो भी होना संसद ने करना, आम आदमी ने नहीं करना, पर आम आदमी के दिल के भाव जरूर है कि देश को जो बहुमत समुदाय की भावनाओं से एक तरफ से खिलवाड़ हुआ है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आगे प्रोग्राम में चर्चा शहरी स्थानीय निकायों की। सर, राष्ट्र की भूमिका में शहरी स्थानीय राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर विचार मंथन के लिए शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा में हुआ। तो आप स्थानीय निकायों की भूमिका और इनकी शक्तियों, इसकी महत्ता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मानेसर में जो हुआ है राष्ट्रीय निकायों का, जो अध्यक्षों का, उसमें जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी हरियाणा के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक सेंटेंस में वो उनका अभिव्यक्ति है, उनके वक्तव्य कि ये लोकतंत्र निर्माण में या भारत के निर्माण में प्रथम पाठशाला है। ये सच्चाई है, ऐसा तथ्य है जिसकी अनदेखी नहीं कर सकते। देखिए, नगर परिषद हो, नगर पालिकाएं हो, नगर निगम हो, ये शहर छोटे हैं, बड़े हैं, जब उनके जो विकास है उसके जो केंद्र बिंदु है। देखिए, चाहे हम सीवरेज लें, स्वास्थ्य की बात करें, गंदगी की बात करें, सड़कों की बात करें, मकान नव निर्माण की बात करें, यातायात की बात करें, पर्यावरण की बात करें, पानी ले लें, जो भी हम हमारे की रोजमर्रा की जिंदगी है, वो शहर यहीं से शुरू होता है। अब मुश्किल ये है कि नगर निगम, नगर पालिकाएं, जो इनको सारी जो जिम्मेवारी है, इसमें दो चीज बड़ी मैं समझता, जो नायब सिंह सानी जी ने कही बात, वो ठीक है कि यहाँ से ही जो कारपोरेट निकलते हैं, जब पार्षद निकलते हैं, ये आगे इनको आगे एमएलए बनते हैं, फिर संसद में जाए, एमपी बन गए, यहीं से निकलते हैं। ये तो धरातल से उठ के, ये मतलब नायब सिंह सानी जी धरातल से उठ के आगे बने, तो उन्होंने उसी भाव से ये कहा। उधर ओम प्रकाश बिरला जी ने भी यही बोला कि हर को अपना धैर्य के कि हम, मेरा परिषद, मेरा
जो स्पीकर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और इसमें देखने में बात है कि उन्होंने जो नगर निगमों के जो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अनुभव भी बताया कि इंदौर में हमने कैसे सीवरेज के पानी को रिचार्ज करके उसको इतने करोड़ की कमाई करी, इतना ऐसे बनाया, स्वच्छता के हिसाब से कैसे किया। तो ये अनुभव एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस लाभ तो मिलता है, पर लाभ तभी मिलेगा जब अपनी इच्छा शक्ति होगी। अब समस्या ये है कि इसके लिए विकास के लिए एक तो सरकार की अपनी इच्छा शक्ति चाहिए, दूसरी जो जन साधारण है उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पंजाब ले या तो कोई भी प्रदेश है, अगर जो कॉरपोरेशन जो फर्स्ट आई है, जो पहले 10 में आते हैं, उसमें देखे कि नगर के जो नागरिकों का उसमें पार्टिसिपेशन है वो बहुत सक्रिय है, तभी वो आगे निकल सकते हैं। यहाँ पे क्या नगर निगम नंबर की बात है, सड़क बनाने की बात है, बिल्कुल सर। मैं अपने पंजाब की ले लूँ, हरियाणा की इसी में आएगा, हिमाचल में, वो सारी फाइलें पास होकर नक्शे तक की फाइल वो जाएगी चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में। तो जब आपने एक जिसकी आप बुनियाद कहते हो, जो भारत को 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, तो भारत का विकास तो शहर इकाई है। जैसे परिवार एक इकाई समाज की है, तो शहर देश की एक इकाई है। शहर जब तक विकसित नहीं होगा तो भारत विकसित नहीं बन सकता। और शहर का विकास आपने एक उसके पंख काटे हुए हैं, पर बंधे हुए हैं, वो उड़ान नहीं कर सकता। मेयर भी है, चाहे मेयर के पास वो भी उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास भी एक IAS अधिकारी है, वो पास करेगा, वो फिर ऊपर IAS अधिकारी को भेजेगा, तब बात बनेगी। तो ये एक तरह से जो पावर डेलीगेशन की बात है ना, पावर देने की, ताकत देने की, वो नहीं दी जा रही। आप बात तो कर रहे हैं हम सब, ताकत कैपिटल पे रखी, चाहे किसी में गति धीमी है। हाँ, वो अपने पास ही रखी है ऊपर, उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया। जबकि विदेशों में देखें तो जो मेयर होता है उसकी बहुत फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी है, जैसे राष्ट्रपति है तो वो सिटी का है, पर यहाँ पे उसके पास पावर नहीं है। वो कुछ आप डिसीजन नहीं ले सकता, कमिश्नर कॉर्पोरेशन करेगा या सेक्रेटरी लोकल बॉडीज करेगा या ऊपर मिनिस्टर लोकल बॉडी, उसके बाद वो 3 जगह पे जाएगा। वो जब तक करते करते 6 महीने निकल जाते हैं, प्रपोजल आ गए फिर। अब शहरों को देखिए, समझने की बात है कि आज का समय में एक तो शहर रोजगार के लिए गाँवों से पलायन शहर की तरफ हो रहा है, शहरों में अपने अब विकास हो रहा है, अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, क्योंकि कोई घर योजनाबद्ध तरीके से कॉलोनियाँ कटी नहीं। अब पंजाब में तो एक समस्या है, किसानों ज़मीनें महंगी हैं तो ज़मीनें नहीं दे रहे, तो वो फिर होता है कि अवैध कॉलोनियाँ कटती हैं, अवैध सीवरेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सारी समस्याएं बढ़ती हुई, एक वो शहर का सारा व्यवस्था ही फेल हो जाती है। जब बारिशें आ गई, सीवरेज बंद, गंदगी बंद, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो ये इस सब में व्यवस्था जो है, और साथ में व्यवस्था का जो है ना, ये साइड इफेक्ट जिसको कह लेते हैं वो है। जब अगर आप पावर डिसेंट्रलाइज करें और मेयर को या कॉरपोरेशन के पार्षदों के पास हो, उनके पास हो, तो फिर ये बात बने। दूसरी बात, जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी भी आज समस्या है, उनके भी मैं समझता हूँ रेगुलर उनको एक चीज़, एक जैसे होता है ना पाठशाला, जो शब्द उन्होंने जागरूक करने की जरूरत है कि जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप अब पार्टी से ऊपर उठकर शहर के विकास की बात करें। अभी भी यहाँ पे ये चलता है कि उसका काउंसलर है, उसका वार्ड है, उसमें ये सड़क बननी है, इसमें ये ट्यूबवेल लगना है, इसमें पास बनना है, तो ये बड़ी छोटी छोटी बात है। उस कारण शहर का विकास ही खत्म हो जाता है। जब शहर का विकास नहीं होगा तो हम बड़ा सपना कैसे अचीव करेंगे? तो ये बड़ा दिल और बड़ी सोच और बड़ा विचार करके ही चलना पड़ेगा। अगर अदरवाइज जो शहर जो हमने सपना देखते हैं विकसित भारत 2040 वो पूरा नहीं। और उसकी पहली जो ज़रूरत ये है कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो, ताकि कम से कम लोकल स्तर पर जो समस्या है उसको लोकल स्तर पर लोकल जो आदमी है वो बेहतर करे। अभी भी जो इससे पहले जो आपने हिमाचल की बात करी है, उन्होंने मुख्यमंत्री सुखू ने भी यही बात करी है कि जो सड़क निर्माण या निर्माण की बात सेंट्रल सरकार करती है वो बड़ी कंपनियों को देती है। उनको पहाड़ की आबोहवा या उसकी समझ नहीं है, वो मशीनों से काट देते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है वो भी एक कारण है। ये जहाँ दोनों हिसाब से देखें
कि जब बाहर का आदमी आता है उसको स्थानीय समस्या का नहीं नहीं पता। वो अपने हिसाब से चलता है, उसको आबोहवा क्या है, यहाँ पे लोगों का भाव क्या है, यहाँ पे जो और, तो वो उसको पता नहीं, वो तो अपनी लकीर मारे आगे चलेगा। उसके बाद साइड इफेक्ट आप देते रहो, क्या नेशनल हाईवे पे आप चले जाओ, आप जलंधर के ले लें, जलंधर से हम बाईपास पे, जलंधर से अमृतसर जाने का रास्ता ही कोई नहीं दिया। बिल्कुल सर। वो ये नेशनल हाईवे ने बनाया होगा ना, तो लोकल बॉडीज को या किसी ने नहीं देखा, तो आज कितने साल हो गए, तो रास्ता नहीं बन रहा। तो ये एक समस्या हर शहर में इस तरह, ये जलंधर की नहीं है। आप ये तो मैं भुगत गई हूँ, मैंने बताया कि हमें आते हैं तो 5 किलोमीटर का जलंधर से अमृतसर जाना हो तो सीधा रास्ता ही कोई नहीं। इससे बड़ी क्या एक त्रासदी है समझे कि, और इतने साल हो गया उसकी समस्या हल नहीं हो रहा। फाइल में कभी सेंटर, कभी पंजाब, कभी इधर, उसमें बैठे। तो ये तरीके अगर सही अर्थों में हम विकास की बात करते हैं तो स्थानीय स्तर पर वो पावर मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, तभी बात बनेगा। नहीं तो फिर जैसे फाइलों में घूमते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे, वहाँ विकसित भारत होगा नहीं मेरे साथ। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। सर, उत्तर प्रदेश में कथावाचकों की जाति को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और सनातन को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू धर्म के लिए, समाज के लिए भी, देश के लिए। बिल्कुल। देखो, इटावा में ये हुआ यह है कि वहाँ पे एक यादव जाति के थे, उसकी गलती ये है कि उन्होंने अपनी जाति जब पूछी तो उन्होंने बताई नहीं। उनको भी थोड़ा अंदर से कोई इसी तरह की हीन भावना होगी कि नाम बताऊं, या क्या कमजोरी होगी उनकी, तो बतानी चाहिए उसमें क्या जो है। तो जब हुई तो फिर ब्राह्मण समाज वहाँ का था, उन्होंने उसमें, तो जो ब्राह्मण समाज ने जो काम किया है ये गलत किया है। हमें इतने साल, इतने सदियों गुलामी की जातिवाद के कारण। ब्राह्मण को जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ये जो अपने जन्म से जोड़ दिया गया शूद्र, वैश्य और ये जातिवाद जो ना, जन्म से कोई नहीं है। मनुस्मृति की बात करते हैं कि उन्होंने भी कर्म के हिसाब से किया था। और आगे उसे में आ जाए तो भगवान कृष्ण गीता में सीधा ही वर्गीकरण किया इंसान का, केवल हिंदुओं का नहीं किया, सारे इंसान को कर, विश्व में जितने इंसान है वे सात्विक, राजसी और तामसी वृत्ति है। ये तीन वृत्तियों का द्वंद्व इंसान के अंदर ही है, तीनों वृत्तियां अंदर ही है, इनका द्वंद्व चलता है। जो जिस पे हावी होता है उस तरह का उसका कर्म हो जाता है। और उन्होंने फिर आगे भगवान कृष्ण ने तो कहा कि उसकी खाना पीना, उठना बैठना, उसका स्वभाव, बड़ा एक डिटेल सारा उसका अध्याय है, 17वां अध्याय, उसमें सारा शायद दिया हुआ है इसमें। तो ये, और फिर उन्होंने कर्म किया, उसी हिसाब से कर्म है। देखो, कर्म, ये जो इंसान की कर्म को गुण है, कर्म इज गुण, और गुण के आधार पर तो हम पत्थर की भी वर्गीफिकेशन करते हैं, वर्गीफाई करते हैं कि हाँ ये इस वर्ग का, पत्थर का एक क्वालिटी हीरा करते हैं तब, पौधा लेते हैं तब, जिस पत्थर से, मिट्टी से लेके सब उसके गुण पे आधार पे, उसके जन्म के आधार पे तो किसी पे नहीं है। पौधे का भी है तो उसका वर्गीकरण करते हैं तो उसके फल को देख के करते हैं, उसके फूल को देख के करते हैं, उसके बीज को देख के करते हैं। तो ये गुण के हिसाब से इंसान का है। इसमें कथावाचक ये कि ब्राह्मण है कि यादव का, हमारा व्यास गति है, व्यास गति तो मछुआरे की बेटी था, बेटा था। तो ये ज्ञान किसी के बपौती नहीं है, बड़े घर में पैदा हो गए थे। अब शर्मा बूट हाउस वाला ब्राह्मण को उसको पुरोहित थोड़ा कहेंगे, काम वो बूट हाउस का कर रहा है, नाम शर्मा लगा, शर्मा ब्राह्मण है, तो वो पुरोहित थोड़ा बन जाएगा। पुरोहित बनने के लिए आपको कथावाचक बनने के लिए पूरा कर्म कांड करना तो 5-4 साल लगते हैं, वर्ष कर, जब पढ़ाई है एक तरह, जो प्रोफेशन है एक तरह, उसको पढ़ना है, वो कोई भी पढ़ सकता है। वो ज्ञान है, ज्ञान तो कोई भी ले सकता है। हमारे कबीर है, सूरदास है, पीपा है, नामदेव है, कितने हैं। मुस्लिम में क्या है, जिनके ये कृष्ण भक्त है, राम भक्त है उनको, तो ये कैसे आप सोच सकते हो कि ये तो, और ब्राह्मण होकर तो बिल्कुल जन्म के साथ जोड़ देना। उधर तो ब्राह्मण के तो उतर थे नम्रता, अहंकार तो ब्राह्मण को वैसे ही नहीं करता। ये उनका अहंकार है जन्म का, तो ये उनका शूद्र बना, मैं तो उनके लिए शूद्र बना। और ये जितना उन्होंने
समाज को नुकसान पहुंचाया, हिंदू समाज के नुकसान, ये बड़ी खतरे वाली बात है। इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। और इसका दूसरी तरफ ये देखें, इसकी राजनीति जो समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव, उसने योगेश्वर शास्त्री जी पे लगा दिए 50 लाख लेते हैं वो 50 लाख उनकी फीस नहीं है। जब उनको लाखों लोग आते हैं तो उनका जो प्रबंध करते हैं, उनका एक पूरी टीम है साथ में, सैकड़ों लोग उनके साथ चलते हैं, उनका रहना पीना खाना सोना सारा प्रबंध एक शहर का शहर बसता है। जैसे कुंभ का बसा वैसे जैसे और मेलों को लगते हैं, तो उनके खर्चे सबके बने हैं। वो फीस नहीं भी गिनी जाती कि उनकी फीस है जो उनके लेते हैं। जिस स्तर का आयोजन है उस स्तर का वो खर्चा है। तो उसको उसकी फीस के साथ जोड़ना, राजनीति करना, ये यादव क्या, तो अब रामदेव यादव है, पतंजलि में सारे, तो उनको क्या करें, योगा के सबके। तो ये एक बड़ी, हमारे संत बहुत ऐसे हैं जो छिड़ जाते हैं। ज्ञान का किसी जन्म के साथ नहीं है, ज्ञान तो कुदरत की देन है, वो प्रकृति ने जिसको दिया, सात्विक वृत्ति दी है, जो सात्विक राशि तामसी दी है, उस हिसाब से फिर आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है इंसान का। हम कह देते हैं कि देखो जी है तो पशु और इंसान पर है जानवर का गुण के कहते हैं, ये हमारी कहावत है। तो कुछ वृत्ति है, राक्षस वृत्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो वृत्ति के हिसाब से, कोई गुण के हिसाब से कहते हैं। हमारे एक होता है भाई, चामुंडी, पंजाबी कहते हैं चामुंडी पूजते कम पूजे जाता है, चमड़ी को कोई नहीं देखता, कम देखा। अष्टावक्र है हमारा, अष्टावक्र गीता हम पढ़ते हैं, अष्टावक्र क्या पढ़ते हैं, उसके 8 जगह से टेढ़ा था सब कुछ, राजा जनक में गया था। तो ये इतनी भरी पड़ी हमारा इतिहास है जिसमें सीधे यह है कि ज्ञान का कोई जन्म के साथ नहीं है। तो उसको आज भी कथावाचक को इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। उसी भी जाति का किसी, जो हमारा पूजनीय होता, आदरणीय वही होता जो हमें ज्ञान देता है, गुरु, जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, तो वो पूजनीय है। उसमें जाति तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जो मुद्दा उठा, इसको यहीं खत्म करना चाहिए। और विश्व में ये संविधान के अनुसार भी अगर जात पात जो दंडनीय है, संविधान में जाति पाति की समानता नहीं दी, मानता नहीं दी है। तो उस हिसाब से भी जो ऐसा कोई उठाए, तो मैं समझता कानून को भी सख्त कदम उठा के उनको सजा मिलनी चाहिए। कि जब देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाना या तनाव पैदा करना, ये देश हित में नहीं है। उनको ये चेतावनी, अगर ऐसा हुआ तो फिश में अगर हो तो कदम सख्त उठने चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास, जिसमें हमने सर के साथ एक बार फिर से बहुत सारे विषयों पर की बातचीत। अगले हफ्ते फिर कुछ और नए विषयों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।